नादरीन, आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क जो है इकोनॉमिक क्राइसिस या माशी बहरान से गुजर रहा है। और ये माशी बहरान अचानक नहीं आया है। और जो है मगरबी एशिया में जो जंग चल रही थी, अभी वहाँ पर सीज़ फायर है, वहाँ के जो हालात है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, उसकी आड़ बनाकर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो है ऐलान जो किया, अपील की अहले मुल्क से, हमारे मुल्क के शहरियों से कि वो ऑस्टेरिटी मेजर्स को अपनाएँ। लेकिन खुद आपने देखा होगा कि आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कितना बड़ा काफ़िला निकला था, 700 से ज़ायद कारें थी। खुद वज़ीर-ए-आज़म ने कई रोड शो किए। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, जो कंट्राडिक्शन है, एक तरफ तो लोगों को जो है अपील की जाती है, दूसरी तरफ खुद ही उसकी खिलाफ़वर्ज़ी की जाती है। और हमारी जो मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसकी क्या वजूहात है, इसी को जानने के लिए और क्या खतरात है मुल्क की मईशत के लिए, इक़्तिसादियात के लिए, इकोनॉमी के लिए, हमने नामवर और मशहूर इकोनॉमिस्ट, माहिर इक़्तिसादियात जनाब प्रोफ़ेसर अरुण कुमार साहब को दावत दी है। उन्होंने हमारी दावत कबूल की है। सबसे पहले हम उनको खुशामदीद कहते हैं। धन्यवाद। प्रोफ़ेसर साहब, आप जानते हैं कि ये जो है ऐसा मालूम होता है कि ये जो वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी आड़ लेकर ये बताया गया है। जबकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो बहुत पहले से चला आ रहा था। उस पर जो है जो फ़िगर्स होते थे, फर्ज करके जो है तो एक खुशनुमा तस्वीर पेश की जाती थी कि हमारी इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ रही है। आपका क्या तज़िया है इस हवाले से? क्या व्हाट इज़ योर एनालिसिस? जैसे कि आपने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ठीक तो नहीं चल रही थी पहले, लेकिन ये जो पश्चिम एशिया में अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ, उसके चलते हुए हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। वजह उसकी ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ से दुनिया का 20% जो क्रूड ऑयल और गैस है वो निकलता है, और वो एकदम बंद हो गया। पहली मार्च से वो बंद है। तो यानी कि दुनिया में 20% जो क्रूड ऑयल और जो गैस है उसकी कमी हो गई। उसके चलते हुए क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, और सब देशों में एक कमी आ गई। और चूँकि हम चीन के बाद दूसरे नंबर पे इम्पोर्टर हैं, तो हमारा तो 85 से 90% क्रूड ऑयल वहाँ से आता, बाहर से आता है, और उसका 55% हमारा पश्चिम एशिया से आता है। और जो हमारी गैस है वो भी 60% के करीब बाहर से आती है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा हमारा पश्चिम एशिया से आता है। तो हमारे देश के लिए एकदम से क्रूड ऑयल और गैस की कमी हो गई। तो जब ये आप देखते हैं कि एनर्जी है ये, तो और एनर्जी का हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। आपको कुछ भी उत्पादन करना है तो उसमें एनर्जी चाहिए। आपको कार बनानी है, आपको जो बिस्किट बनाना है, आपको कहीं जाना है, आपको घर पे खाना बनाना है, सबके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो जैसे ही एनर्जी की शॉर्टेज होती है और एनर्जी के दाम बढ़ जाते हैं, सब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं, तो इन्फ्लेशन तेज़ हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ क्रूड ऑयल एनर्जी नहीं है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। जैसे उससे सल्फर निकलता है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो कि माइनिंग में इस्तेमाल होता है। फिर उसी में से यूरिया आप बनाते हैं, जिसका फर्टिलाइज़र होता है। तो फर्टिलाइज़र के एक तो पश्चिम एशिया से बहुत सारा फर्टिलाइज़र आता था, वो रुक गया, और फिर यहाँ पे फर्टिलाइज़र का उत्पादन पे असर पड़ गया। फिर प्लास्टिक्स निकलते हैं, प्लास्टिक की इंडस्ट्री को धक्का लगा है। फिर पैकेजिंग इंडस्ट्री को धक्का लगा, क्योंकि पैकेजिंग में भी उसका इस्तेमाल होता है। फिर दवाओं के बनाने में आपका ये लगता है जो केमिकल्स उसमें से निकलते हैं। तो इस तरह से ये धक्का सिर्फ एनर्जी का ही नहीं है, और बहुत सारी चीज़ों पे भी धक्का लगा है। अब आप देख रहे हैं कि जैसे कि फर्टिलाइज़र की कमी होगी तो खाने पीने की वस्तुओं जी, की कमी हो जाएगी, क्योंकि कृषक को जब फर्टिलाइज़र कम मिलेगा। और दूसरी बात ये कि कहा जा रहा है कि जुलाई से सुपर एल नीनो आने वाला है। सुपर एल नीनो आने का मतलब है कि देश में सूखा पड़ने की काफ़ी गुंजाइश है। तो अगर सूखा भी हुआ और फर्टिलाइज़र की कमी हुई तो आपका बहुत बड़ा ये इससे असर होगा। तो कुल मिला के अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। अब बहुत सारे देशों को ये पता था कि ये होने वाला है, तो उन्होंने मार्च के पहले हफ्ते में ही कदम उठाने शुरू कर दिए थे। कुछ कुछ देशों में उन्होंने कहा कि हम 4 हफ्ते में 4 दिन करेंगे। कुछ देशों ने जो राशनिंग कर दिया, कुछ देशों ने दाम बढ़ा दिया, जिससे कि जो उनके क्रूड के जो सोर्सेज हैं वो कंजर्व कर सकें। हमने कुछ नहीं किया। हमने 73 दिन बाद ये घोषणा की कि हम ये सारे कदम उठाएंगे। अब उसके बीच में हमारे जो रिफाइनर्स हैं, जैसे रिलायंस हैं, वो अपना जो उत्पादन करते हैं वो तो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो मतलब जो हमारे पास क्रूड के रिजर्व्स हैं उनको हम एक्सपोर्ट में लगा रहे हैं।
क्योंकि जब उससे रिलायंस को फ़ायदा पहुंचता है, उसी तरह और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं उनको फ़ायदा। तो हमें तो अपना क्रूड बचाने के लिए तुरंत रोक देना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास क्रूड जी, कम आ रहा है, गैस कम आ रही है, हमने वो नहीं किया। फिर दूसरा, इससे क्या होता है कि जब हमारा जो बाहर से तेल और जो गैस महंगी आएगी तो हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ जाएगा। तो हमारा जी, इंपोर्ट का बिल एक तरफ बढ़ा, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट कम हो गया, क्योंकि पश्चिम एशिया के देशों को हम 16% अपना जो एक्सपोर्ट है वो वहाँ करते हैं। अब ना जहाज जा रहा है ना हवाई जहाज जा रहा है, तो हमारा एक्सपोर्ट रुक गया। और देशों में भी परेशानी की वजह से वहाँ पे भी एक्सपोर्ट कम हो गया। तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया और इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक परेशानी आ गई कि फॉरेन एक्सचेंज तेजी से बाहर जा रहा है। अब जब फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है तो आपका रुपया कमज़ोर पड़ जाता है बाकी करेंसी के मुताबिक। तो हमारा रुपया गिरावट पे है। जब रुपया गिरावट पे होता है तो जो कैपिटल अकाउंट में हमारे यहाँ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस यहाँ पे पैसा रखते हैं, तो वो सब कम हो गया। तो इसलिए फिर और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कम हो जाता है। फिर जो हमारे जो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो रेमिटेंसेस में भी कमी हो जाएगी इससे। तो जब रेमिटेंसेस में कमी हो जाएगी और फॉरेन एक्सचेंज की कमी आ जाएगी, तो इसलिए रुपया कमज़ोर होता चला जाएगा। और जितना रुपया कमज़ोर होगा तो उतना मतलब जितनी भी हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे, तो फिर इन्फ्लेशन और तेज़ हो जाएगा। तो यानी कि मल्टीपल सोर्सेज, मतलब कई तरह से, चारों तरफ से आपके उत्पादन पे असर पड़ रहा है, आपके जो इन्फ्लेशन पे असर पड़ रहा है, आपका रुपया कमज़ोर हो रहा है, आपका स्टॉक मार्केट में परेशानी आ रही है, आपके इन्वेस्टमेंट में परेशानी आ रही है। तो यानी कि एक बहुत बड़ा धक्का, ये सप्लाई जो शॉक है, इस सप्लाई शॉक से एक बहुत बड़ा धक्का अर्थव्यवस्था को लग रहा है। इसका असर गरीब आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जी, आपने शुरू में देखा मार्च के ही महीने में कि लोगों को गैस नहीं मिल रही थी खाना बनाने की। तो अगर जो सिलेंडर जो 14 किलो का जो 950 में जा रहा था वो 4000 5000 का हो गया। फिर जो 1 किलो गैस भरवाते थे 100 रुपए की, वो 500 की हो गई। तो जो गरीब आदमी है, जो असंगठित क्षेत्र का है, वो 11-12 हजार तो रुपया महीने का कमाता ही है, उससे कम ही कमाता है, जी, और उसके ऊपर जी, 3-4 हजार रुपए का बोझ पड़ गया प्रति माह। तो उसका एकदम बजट गड़बड़ा गया। तो इसलिए बहुत सारे लोग तो यहाँ पे काम छोड़ के गांव चले गए कि कम से कम वहाँ लकड़ी पे खाना बना लेंगे, और वहाँ पे वो उनको कुछ सब्जी फल मिल जाएगा। यहाँ तो शहर में तो लकड़ी जब मकान मालिक इस्तेमाल नहीं करने देता, और सब्जी फल वगैरह सब जो उनके बजट के बाहर हो गए। तो जो गरीब आदमी है उसके लिए तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी 30-40% हो गया, जबकि सरकार कह रही है कि इन्फ्लेशन का रेट तो 3.5% है। पर उनके लिए तो, क्योंकि जब जो हमारा ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट होता है उसमें जो काला बाजारी होती है उसका तो दाम होता नहीं है, जबकि गरीब आदमी को तो काला जी, बाजारी का जो फेस करना पड़ता है। उसी तरह किसान है, फर्टिलाइजर की कमी होने की वजह से फर्टिलाइजर में भी काला बाजारी हो रही है। तो कुल मिला के जो हमारे गरीब आदमी है उनके ऊपर तो ऑलरेडी काफी बर्डन हो चुका है। अब हमें फॉरेन एक्सचेंज बचाना चाहिए था, हमें जो अपना जो क्रूड का जो बचत करनी चाहिए थी, हमारा बजट जो है। एक्सपोर्ट हो रहा था उसको रोकना चाहिए था। पर हमारा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होता है, ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में आप पैसा निकाल के बाहर भेज सकते हैं, $2.5 लाख प्रति वर्ष, उसमें करीब $25 बिलियन जाता है। तो वो भी तुरंत रोक देना चाहिए था, क्योंकि आपको अगर जो फॉरेन एक्सचेंज बचाना है तो ये जो आलतू फालतू पैसा बाहर जाता है उसको तुरंत रोक लगा देनी चाहिए। जो ज़रूरी है वो तो ठीक है, पर ये तो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा तो ऐसा ही है जो लोग घूमने चले जाते हैं या किसी और काम से चले जाते हैं, तो वो भी रोक देना चाहिए था। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो हमें कदम उठाने चाहिए थे मार्च में, क्योंकि बाकी और देशों ने उठाए थे वो हमने उठाए नहीं। इसका मतलब है कि हमारा जो क्रूड कम आ रहा था 15%, और 25% हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, मतलब 40% हम जो कम जो अपने देश के लिए कर रहे थे। इसका मतलब है 2.5 महीने में जो आपके स्टॉक्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, और इसीलिए क्राइसिस होगा। तभी जो सरकार ने 73 दिन बाद जब इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हो गए तब ये सब अनाउंस जी, करना शुरू किया, और अब धड़ाधड़ अनाउंस, रोज कुछ ना कुछ अनाउंस कर दे रहे हैं। कभी चीनी के एक्सपोर्ट पे जो पाबंदी लगा दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा उस पर जो टैक्स का कंसेशन दे देंगे, सोने पे जो टैक्स लगा दिया। ये सारे जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, पर जो कदम उठाने चाहिए वो अभी नहीं उठाए। अभी भी एक्सपोर्ट को जी, अभी नहीं रोका है हमने, जो हमारे यहाँ से जो फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट है अभी भी लिबरलाइज जी, रेमिटेंस स्कीम को नहीं रोका है। और फिर हमें मतलब जो कंजर्व करना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज कंजर्व करने के लिए जो फिजूल खर्ची है उसको रोकना चाहिए। सरकार में जो वेस्ट होता है जबरदस्त उसको रोकना चाहिए, और जी, जो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है 5 स्टार कल्चर उस पर रोक लगानी चाहिए, जी, उसमें बहुत फॉरेन एक्सचेंज इस्तेमाल होता है। तो हमको एक ये कंसर्टेड स्ट्रैटेजी चाहिए
जिसमें ज़रूरी और गैर ज़रूरी ये क्या है, इसमें हमें करना। जो गैर ज़रूरी है उस पे आप प्रतिबंध लगाइए, जो ज़रूरी है उस पे आप प्रतिबंध ना लगाएं। तो ये एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, जो स्ट्रैटेजी अभी तक तैयार नहीं हुई है। तो ये जो गवर्नमेंट है, इसके जो भी बजट आए हैं, उसके बारे में तो सभी जानते हैं कि ये प्रो रिच बजट आते रहे, अब तक जितने भी बजट आए हैं। और ये क्रोनी कैपिटलिज्म को जो तो सपोर्ट करती है। फिर डीमोनेटाइजेशन का मामला है। फिर खुद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रिपोर्ट आई, तो उसमें ये बताया गया है कि इनइक्वालिटी जो है, टॉप 10% जो है वो टोटल इनकम का 1/3 जो है तो कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास होल्डिंग है। यानी इनइक्वालिटी जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हमारे पास है, जबकि हम बड़ा बूस्ट करते हैं कि हमारी जीडीपी चौथे वो माफ करना, हमारी इकोनॉमी 4th इकोनॉमी है, वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी है। आप कहते हैं कि नहीं 8वीं 90 नंबर पर है, उसका रिफ्लेक्शन जो है नजर नहीं आता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो सूरत हाल है, अमलन जो सूरत हाल है, हुकूमत का जो रवैया है, आपने जो इलेक्शन साइकिल का बताया, ये इलेक्शन के दौरान जो है बहुत ही मीठी मीठे बातें करते हैं, लोगों को धोखे में रखते हैं। अब जैसा हमारे जो है वजीर पेट्रोलियम ने कहा कि हमारे पास वाफर जो है स्टॉक है, ऑयल का, एनर्जी का स्टॉक है। तो अब ये दूध की कीमतें क्यों बढ़ाई गई है? दूध की जो 2-2 रुपये, 4-4 रुपये, 5-5 रुपये बढ़ा दी गई है, जो डेयरी की कंपनियां हैं उन्होंने बढ़ाई है। तो ये सब चीजों को आप किस तरह से सर ये करेंगे, एनालाइज करेंगे सर, ये जो देखिए, हो रहा है? जी हाँ, तो सरकार ने अपना इलेक्शन की वजह से जो असली जो तस्वीर है वो तो पेश नहीं की। उन्होंने कहा कि छुपा के हमारे रखी। हमारे कंट्रोल में है सब कुछ, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। पर ये तो सभी को पता था कि देखिए, जब दुनिया में अगर 20% की जो वहाँ पे शॉर्टेज हो गई गैस की और जो इसकी, उसको आप जी 4-5% इधर उधर कुछ करके आप पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 12-13% तो असर होगा ही होगा। और इसका मतलब ये है कि उत्पादन पे असर पड़ेगा, इसका मतलब है कि आपके दामों पे असर पड़ेगा। तो ये जो इसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन की स्थिति, तो जी स्टैगफ्लेशन की स्थिति में आ गई, क्योंकि जो उत्पादन पे असर पड़ रहा है और दाम बढ़ गए हैं। तो जैसे आपने कहा, दूध के दाम बढ़ गए, डबल रोटी के दाम बढ़ गए, और जो रोजमर्रा की चीजों के दाम, दुकानदार जो दाम बढ़ा के बेच रहा है, कह रहा है जी पीछे से माल महंगा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन के जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो सही नहीं है। इन्फ्लेशन जो गरीब आदमी के लिए है वो कहीं ज्यादा है उससे, क्योंकि वो अब बाकी चीजें और तो कुछ खरीद नहीं सकता। वो तो जो जरूरत की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें, और उसी में दाम बढ़े हैं। तो इसलिए जो गरीब आदमी है उसके लिए तो स्टैगफ्लेशन हो ही गया, उसके जो नौकरी पे असर पड़ गया है, उसकी आमदनी पे असर पड़ गया है। तो कुल मिला के जो हमारा जो गरीब आदमी है, जो 94% हमारे असंगठित क्षेत्र के हैं, वो तो गिरावट पे हैं। और जैसे आपने कहा, नोटबंदी के समय से उनकी स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि नोटबंदी ने जी असंगठित क्षेत्र को जो धक्का दिया। फिर उसके बाद जीएसटी आया अगले साल, उसने फिर जो असंगठित क्षेत्र को धक्का दिया। उसके अगले साल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वालों का क्राइसिस आया 2018 में, तो उसमें भी उसको धक्का लगा। फिर 2020 में जब पैंडेमिक आया तो उसमें भी सबसे ज्यादा धक्का असंगठित क्षेत्र को लगा। फिर उसके बाद आप देखिए, यूक्रेन का युद्ध हुआ, यूक्रेन के युद्ध शुरू होते ही जो यहाँ पे परेशानी बढ़ गई, फिर वो मुझे असंगठित क्षेत्र को, और अब फिर असंगठित क्षेत्र को बहुत धक्का लग रहा है, क्योंकि जो दाम बढ़ते हैं तो उससे वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है। और जो हमारा माइक्रो सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है, जो कृषि है, वहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल बहुत कम होता है। तो जब वर्किंग कैपिटल कम होता है तो जो फिर उत्पादन उसका जो कम हो जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो असंगठित क्षेत्र है उसको 10 से 12 लाख करोड़ का हर साल नुकसान हो रहा है, जो नोटबंदी के समय से 2016-17 से। यानी कि पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो करीब 120 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है असंगठित क्षेत्र को। और जो जी सरकार देती है गरीब को, वो तो 2-3-4 लाख करोड़ रुपए इस साल का देती है। यानी कि दिया उसको जी 30-35 लाख करोड़, और उसका नुकसान हो गया करीब 120 लाख करोड़। तो जो हमारा असंगठित जी क्षेत्र है उसकी स्थिति खराब हो गई। इसी के चलते हुए हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी के आंकड़े जो हमारे आते हैं वो सही नहीं आते हैं। वो तो हम सिर्फ उनको जी लेते हैं जो कि काम ढूंढ रहे हैं और काम नहीं मिल रहा है, उसी को हम असंगठित बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयड है या बेरोजगार है। पर लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काम पूरा नहीं है। यानी कि रिक्शे वाला है, जो हेड लोड वर्कर है, वो बाजार में 10-12 घंटे खड़ा होता है, उसको 2-3 घंटे का काम मिलता है, मतलब जो अंडर एम्प्लॉयड है। फिर उसी तरह जी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, जैसे खेती में खेत पे 2-3 लोग बैठे हैं लेकिन काम सिर्फ एक का है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। और फिर चौथी जो है, जिनके पास बिल्कुल जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया है, यानी कि उनको काम नहीं मिल रहा तो वो लेबर फोर्स से ही बाहर हो गए। तो इसलिए हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, मतलब कितने लोग हमारे हैं जो लेबर फोर्स में हैं, उनकी संख्या बाकी और बड़े देशों से बहुत कम है।
मतलब चीन जी, में, ब्राजील में, अमेरिका में ये 65 से 70 होती है, हमारे यहाँ 50 से 55 होती है। यानी कि हमारे यहाँ जी, 15% लोग कम है उसमें। तो यानी कि वो भी एक तरह से बेरोजगार हैं, जो चाहते भी हैं कि काम करें लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है। तो मेरा मानना है कि जो हमारा जो बेरोजगारी है वो इसीलिए है क्योंकि हमारी नीतियां सही नहीं है। हमारी जो नीतियां हैं वो संगठित क्षेत्र को आगे करती हैं और असंगठित क्षेत्र को पीछे करती हैं। तो असंगठित क्षेत्र में ही तो रोजगार है, 94% लोग काम करते हैं। संगठित क्षेत्र में जी, तो बहुत ऑटोमेशन है, मैकेनाइजेशन है, तो वहां तो रोजगार पैदा नहीं होता है। जैसे कि पहले आप देखें तो बैंक का काम करने हमको बैंक के अंदर जाना पड़ता था, पैसे निकालना है, चेकबुक लेना है। अब तो सारा काम मोबाइल पे हो जाता है। तो बैंकों का काम जी, 1000 गुना बढ़ गया है, लेकिन उनका स्टाफ आधा हो गया है। उसी तरह आप जी, देखेंगे ई कॉमर्स है, वो ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ई कॉमर्स बीस हुँ, 30% बढ़ रहा है। तो जो हमारे बगल का जो हमारा स्टोर होता है, नेबरहुड स्टोर, वहां पे लोग कम जा रहे हैं, तो वहां पे गिरावट है। इसी तरह सारे सेक्टर से ये खबर आ रही है कि बहुत ज्यादा असंगठित क्षेत्र में परेशानी की बढ़ती जा रही है, गिरावट आ रही है। तो ये हमारे आंकड़ों में नहीं दिखता है, क्योंकि हमारा जो जीडीपी जो कैलकुलेशन होता है जी, वो संगठित क्षेत्र के जी, आधार पे होता है। वो असंगठित क्षेत्र को अलग से नहीं नापता है। ये मान के चलता जी, है कि जैसे संगठित क्षेत्र चल रहा है वैसे ही असंगठित क्षेत्र चल रहा है। तो एक गिरते हुए सेक्टर को है बढ़ते हुए सेक्टर से प्रॉक्सी करते हैं। तो ये जो हम करते हैं जी, ये गलत है। और इसीलिए हमारा जो जीडीपी कैलकुलेशन है, हम कहते हैं जी 6.5% की एवरेज ग्रोथ हो रही है, जबकि मेरा मानना है कि वो 2-2.5% से ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ जी, कि अभी हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हो पाए थे। अब तो खैर क्योंकि रुपया कमजोर हो गया तो अब तो छठी पे आ गए। पर ये मेरा मानना है कि जी, उस समय जब हम कहते थे कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो भी हम सिर्फ जी, सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी नहीं थे। और अब तो हम और भी जी, गिरावट पे आ गए हैं, और अब तो उत्पादन जी, पे और भी असर पड़ेगा। तो इसलिए हमारी जी, अर्थव्यवस्था और भी गिरावट पे होगी। अब आम आदमी जो होता है उसको ये आंकड़ों से कुछ नहीं लेना देना। उसको तो जी, ये जी, लेना देना है कि उसकी आमदनी कितनी आ रही है, उसके बच्चों जी, को काम मिल रहा है नहीं मिल रहा, वहां पे ही परेशानी है। और इसीलिए आप देखें कि जैसे ये पैंडेमिक ये अभी भी जैसे ये शुरू हुआ क्राइसिस, तो आपने देखा कि गुड़गांव में जब प्रोटेस्ट होने लगा, फिर आपने देखा नोएडा जी, में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। वजह हुँ, उसकी ये है कि जो आम जो काम करने वाला है संघर्ष क्षेत्र का, वो बजट उसका बिगड़ गया है सारा। उसके ऊपर तो इन्फ्लेशन की मार 30-40% पड़ रही है। वो कैसे अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। तो इसलिए जो परेशानी है आम आदमी की, वो बढ़ती चली जा रही है। और क्योंकि अभी ये युद्ध रुक नहीं रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल नहीं रहा, तो अभी और ये 4-6 महीने चल सकता है, उससे लंबा भी चल सकता है। अगर कल भी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए तो भी, क्योंकि बॉम्बिंग बड़ी जबरदस्त हुई इराक पे, फिर सऊदी अरेबिया पे, यूएई पे, ओमान पे वगैरह, तो इसलिए उसको रेस्टोर करना, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेस्टोर करने में भी 3-4 महीने लगेंगे। और अगर ये और 3-4 महीने नहीं खुलता है तो 6-8 महीने लग जाएंगे। तो तब तक तो दुनिया में रिसेशन आ जाएगा, क्योंकि जब उत्पादन जी, कम होगा तो रिसेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि तब हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। इसलिए सरकार अभी धड़ाधड़ जो है ये सारे कदम उठा रही है। पर मेरा मानना है ये 73 दिन लेट है, ये पहले ही करना चाहिए था। अरे टू लेट। ये आप जानते हैं, आप सोशलिस्ट इकोनॉमी को जो है तो वो करते हैं, एडुकेट करते हैं, एडवोकेसी करते हैं उसकी। ये जो हमारा पास जो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो बात बताई आपने, जैसा कि नोएडा का वाकया है, वो गुड़गांव का वाकया है, तो हर जगह एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता है हमारे पास, लेबर का एक्सप्लॉइटेशन, खासतौर से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत ही ज्यादा होता है। आप भी दुनिया के कई ममालिक घूमे होंगे, देखा होगा वहां पर किस तरह से लेबर की कदर होती है, लेबर का पूरा जो है मेहनताना दिया जाता है, हमारे पास ऐसा नहीं होता है। तो इसकी क्या वजूहत है? क्योंकि अब तो ये लेबर कोड भी लेकर आए उन्होंने, तो अब तो खुल खेलने का मौका मिल गया है जो मालिकान है। देखिए ऐसा है कि जितना बड़ा असंगठित क्षेत्र रहेगा, असंगठित क्षेत्र का जी, मतलब ही ये है कि जो वर्कर है उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं है। तो संगठित जी, क्षेत्र जी, में क्योंकि वो संगठित है उसकी कुछ बार्गेनिंग पावर होती है। लेकिन जितना जी, बड़ा हमारा असंगठित क्षेत्र है, उसकी वजह से जी, संगठित क्षेत्र भी कमजोर पड़ जाता है। तो इसको हम बोलते जी, हैं रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। रिजर्व आर्मी ऑफ जी, लेबर जी, होने का मतलब है कि संगठित क्षेत्र का जो वर्कर है वो भी कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि अगर उसका काम यहाँ छूट गया तो उसको असंगठित क्षेत्र में जी, जाना पड़ेगा, और वहां पे उसकी तनख्वाह बहुत कम होगी, उसकी जो आमदनी बहुत कम जी, होगी। तो इसलिए जो जी, हमारे इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र है उसके चलते हुए हमारा वर्कर बहुत कमजोर रहता है। उसी तरह हमारे जो किसानी है, किसानी में भी आप जी, देखें तो 85% जो किसानी है वो 5 एकड़ से जी, कम की है। उसमें बहुत सारे जी, जी, किसान तो आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ जमीन जोतते हैं, उनकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। तो जो हमारे जो किसानी में 46% लोग काम करते हैं,
बाकी और जो कहा जाए नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसमें 48% लोग काम करते हैं, ये बहुत कमज़ोर हैं। इसकी वजह से सारा का सारा वर्कर जो कमज़ोर हो जाता है। और हमारी जो नीतियां हैं वो सारी की सारी जो 1991 के बाद जब से नई आर्थिक नीतियां लगी हैं तो लेबर को कमज़ोर करने में लगा हुआ है। तो लेबर के जो राइट्स हैं उनको कर्टेल किया गया। अब आप कोर्ट में भी देखें तो जितने पहले राइट हुआ थे 1991 के पहले, उनको भी कोर्ट अब मानता नहीं है, तो जो कोर्ट में भी वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, वैसे भी कमज़ोर हैं। और क्योंकि ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन हो रहा है तो जो लेबर फोर्स और भी कमज़ोर हो जाता है। फिर आप ये देखिए कि ट्रंप ने जैसे टैरिफ लगाया तो हमारी सरकार जी झुक गई, हमारी सरकार जी झुक गई और फिर एक बीबीजी रामजी बिल ले आए। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में कुछ काम मिल जाता था वो ठप कर दिया। अभी जो बीबीजी रामजी बिल जो है उसमें 40% बोझ स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है। अब स्टेट गवर्नमेंट की हालत तो बड़ी पतली है, वो कैसे 40% देंगे? अगर वो 40% नहीं देंगे तो सेंटर भी नहीं देगा। तो इसलिए जो बीबीजी रामजी बिल है उसमें बहुत कम रोजगार होगा और यही मकसद है उसको लाने का। मकसद यही है कि जो हमारा रूरल वर्कर है वो कमजोर पड़े। उसी तरह आप देखेंगे लेबर कोड हमने 2019-20 में पास किए थे, 4 जो लेबर कोड हैं उनको अभी तक जी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, लेकिन नवंबर में जी तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया अभी 2025 में। तो 2000 जी नवंबर 2025 में इम्प्लीमेंट किया है ये लेबर कोड को, और जो दिसंबर में कर दिया वीबीजी रामजी बिल। तो ये जो जी बिल आया है ये भी लेबर को कमजोर करने के लिए है, क्योंकि इसका जो एक मेन मुद्दा है कि ट्रेड यूनियन एक्टिविटी को कंट्रोल करे। ट्रेड यूनियन एक्टिविटी को कमजोर करना ही मेन मुद्दा है इसका। और वर्कर को कहा कि 12 घंटे भी काम कर सकते हैं, जो मतलब इंडस्ट्री को कहा तो 8 घंटे की जगह 12 घंटे भी कर दिया, ट्रेड यूनियंस को कमजोर कर दिया। तो जो संघर्ष क्षेत्र है उसका भी ये लेबर की जो पावर है, शक्ति है, वो कम हो गई। इसीलिए लेबर जो कमजोर भी है और जो प्रोटेस्ट भी कर रहा है। पर क्योंकि हमारा संघर्ष क्षेत्र बहुत छोटा है वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर पाता है, डर उनको रहता है कि वो कहीं जो संघर्ष क्षेत्र में चले जाएं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो सारे के सारी जो हमारी जो आपने कहा क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो प्रो जी ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, वो जी नीतियां इसीलिए हैं कि लेबर को कमजोर रखें हम, जिससे कि जो हमारे जो कैपिटलिस्ट है उसका प्रॉफिट बढ़े और वो फिर एक्सपोर्ट कर पाए, है ना। इसलिए ये सारी जो चीजें हो रही। अच्छा, ये जो आप अमेरिका से जो ट्रेड डील का जो फ्रेमवर्क है वो पाबंदी लगा रखी है कि हमसे 500 बिलियन जो है डॉलर का आप ट्रेड करेंगे। तो क्या इसकी भी वजह ये है कि ये जो ऑस्टेरिटी मेजर की जो कॉल दी जा रही है और आरबीआई जो है एक तरफ जो है खुद ही जो है तो वार्न कर रहा है कि महंगाई का बम फट सकता है, दूसरी तरफ आरबीआई खुद जो है तो सोना खरीद रहा है। तो ये जो है चीजें जो सामने आ रही है और फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ से वापस चला जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है बड़ी जो है खतरनाक किस्म की सूरत हाल नजर आ रही है। देखिए जो आरबीआई सोना खरीद रहा है दुनिया में हाँ सारे के सारे सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। वजह उसकी यह है कि जी अभी तक हम लोग डॉलर में रखते थे अपना जो रिजर्व है, पर डॉलर में जी जी खतरा यह है कि जैसे कि रूस के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी और वो पाबंदी जी लगा के उन्होंने सारे एसेट्स उनके फ्रीज कर दिए, तो ये खतरा सारे देशों को है। इसलिए सारे देश अब गोल्ड में जा रहे हैं, वो मतलब कि जी अच्छा अपने जो रिजर्व है वो गोल्ड में रख रहे हैं, है ना। और इसीलिए जी आपने देखा कि गोल्ड के दाम बहुत तेजी से बढ़े पिछले 2 सालों में, क्योंकि सभी जगह जी गोल्ड में जा रहे हैं। तो गोल्ड बहुत ही वो प्राइम हो गया, तो इसलिए और लोग भी गोल्ड में चले जा रहे हैं। तो ये गोल्ड में जी आरबीआई का जाना वो एक दूसरे कारण से है। और जो आम आदमी का जी जाना, आम आदमी क्यों जा रहा है? आम आदमी तो गोल्ड में इसलिए जा रहा है क्योंकि एक तो दाम उसके बढ़ गए, दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी बढ़ गई। जब अनसर्टेनिटी बढ़ी और रुपया गिरावट पे है तो गोल्ड एक सेफ हेवन हो गया, तो वो गोल्ड में जी सेफ हेवन की तरह से जा रहे हैं। तो इसलिए जी गोल्ड की तो एक अलग कहानी है। और जी जो गोल्ड होल्डिंग है वो हमारे यहाँ ज्यादा 3-4% के हाथ में होती है, क्योंकि बाकियों के पास तो सेविंग ही नहीं है। जो असंगठित क्षेत्र में जी जो काम करने वाला है वो कह रहा है जी मैं तो 10,000 रुपए से कम कमाता हूँ। तो 90% जी लोग अगर 10,000 रुपए से कम कमाते हैं तो उनके पास इतनी सेविंग नहीं है कि वो गोल्ड खरीद पाए। वो तो एक हफ्ते अगर उनका काम छूट जाता है तो वो जब भूखे मरने लगते हैं। तो जो ये हमारा गोल्ड होल्डिंग है वो टॉप 4-5-6% के पास ही है। और उसमें भी अगर आप देखें तो अब उसमें बार और बिस्किट खरीदते हैं। वो बार और बिस्किट खरीदने जी का मतलब है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, कि ज्वेलरी ज्वेलरी का जो जी प्रचलन है वो थोड़ा ही है, और मेनली वो जी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है। क्योंकि जब वो रुपए जी से हटके, और अब डॉलर भी क्योंकि जब एक अनसर्टेन हो गया है तो जब वो गोल्ड में जा रहे हैं, तो ये गोल्ड की होल्डिंग अब हम कह रहे हैं कि जब लोग नहीं गोल्ड की होल्डिंग करें तो इसका मतलब है कि जो अमीर आदमी है वो ना करे।
पर वो तो इन्वेस्टमेंट जी के पर्पज से जा रहा है और वो इन्वेस्टमेंट में रुकेगा नहीं। तो आप अगर 15% ड्यूटी लगा भी देंगे तो भी वो खरीदेगा, क्योंकि उसको तो जो एक सर्टेनिटी चाहिए। तो गोल्ड की तो बात जी अलग हो गई। लेकिन जो आरबीआई कह रहा है कि दाम तेज हो सकते हैं, वो इसीलिए कह रहा है कि अभी जितना ये सप्लाई शॉक लगा है, इस सप्लाई शॉक के जी चलते जितना लंबा खींचेगा उतने दाम ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि जी हमारे जो रिजर्व्स हैं क्रूड के और फिनिश प्रोडक्ट के, वो ज्यादा 30-40 दिन के हैं। हालांकि सरकार जी जी कहती है 60-70 दिन के हैं, पर मेरा मानना है ज्यादा, क्योंकि देखिए रिफाइनरी में एक हफ्ते का स्टॉक रखा जाता है क्रूड का, एक आध हफ्ते का जी आपका फिनिश प्रोडक्ट का रखा जाएगा। उससे ज्यादा रखेंगे तो आपको लॉस होगा, फिर पाइपलाइन में होगा, फिर शिप्स पे होगा, तो ज्यादा 30-40-50 दिन का होगा। तो ये 30-40-50 दिन का, क्योंकि हम तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारे यहाँ क्रूड जी कम आ रहा है 15%, तो 40% तो हमारे पास कमी हो ही रही है। तो वो 2-2.5 महीने 3 महीने में खत्म होने लगेगा। इसीलिए हमारी परेशानी है और इसीलिए आरबीआई कह रहा है कि जब स्थिति और ज्यादा भयंकर हो सकती है। और अगर ये स्टैग्फ्लेशन जो अभी चल रहा है वो अगर चलता रहा कुछ समय और गिरावट आई तो फिर जो रिसेशन में आ जाएगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था रिसेशन में आ जाएगी। इसीलिए कोशिश है कि किसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। पर ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि उनके जी ऊपर हमला हुआ 2 बार। वो वार्तालाप उनके जी बीच में हो रही थी, जैसे समझौता हो रहा था, जी और ओमान के जी मंत्री ने जो बीच बचाव कर रहे थे वो कह रहे थे कि एग्रीमेंट हो गया, उसके अगले दिन बॉम्बिंग कर दी। उसी तरह पिछले जी साल जून में बॉम्बिंग कर दी जब बातचीत चल जी रही थी। तो ईरान जी जी ईरान ट्रस्ट नहीं कर सकता अभी अमेरिका को। वो कह रहा है मुझे तो अच्छा आप जब पक्का करके दो कि आप हमारे पास ऐसे अटैक नहीं करोगे। तो उनके पास स्टेट जी ऑफ हॉर्मुज ही एक स्ट्रेटेजिक चीज है जिससे वो बच सकते हैं। बाकी तो ठीक है, वो अटैक करेंगे, थोड़ा बहुत यूएई में बॉम्बिंग करेंगे, सऊदी में करेंगे, पर मेन उनका है ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो खोलने को तभी तैयार होंगे जब उनको एक एश्योरेंस होगा कि उनके ऊपर दोबारा अटैक नहीं होगा इजराइल और अमेरिका से। तो वो अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका का जब को लगता है कि जब तक मेरी शर्तें नहीं मानेंगे तब तक मैं जो वो नहीं करूंगा। और ईरान कह रहा है कि भाई हमको तो अपना जो सॉवरेनिटी बचानी है तो इसलिए हम नहीं करेंगे। जी तो ये जब तक समझौता नहीं होता दोनों के बीच में तब तक ये चलता रहेगा। तो अगले 4-5-6 महीने तक ये परेशानी चलती रहेगी और उसके बीच में स्थिति और बिगड़ती जाएगी। अच्छा अब मैं मेरे सिर्फ दो मुख्तसर से सवाल यही है कि हमारी इकोनॉमी को जो है, जो अमेरिका का जो प्रेशर आ रहा है, ट्रेड डील नहीं हो पाई है अभी तक, फ्रेमवर्क ही पर भी नहीं, इत्तेफाक अभी हुआ तो है। सुप्रीम और कोर्ट के वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो हाँ पावर नहीं है जी प्रेसिडेंट की, तो इसलिए उन्होंने उसको जी जी हटा जी दिया है। तो अभी तो वो दस जी जी परसेंट लगाया है, वो 10% पे भी जी उनके कोर्ट ने कह दिया कि ये भी वाजिब नहीं है। जी तो वो अभी जी तो जी कोई ट्रेड डील की तो बात ही नहीं है अभी तो। जी। लेकिन जो प्रेशर जो पड़ रहा है जी कि हाँ। भाई $500 बिलियन का जो है हमसे ट्रेड करिए आप, जो फाइव सरप्लस हंड्रेड में आना चाहता है या, जी तो उससे, $500 बिलियन का वो चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें, और वो कह रहे हैं कि हाँ आपका जो जी सरप्लस है $50 बिलियन, वो खत्म जी होना जी जी चाहिए और बैलेंस होना जी चाहिए, जी यानी कि वो हम जी जी उनसे ज्यादा माल खरीदें। वो इसका दबाव जी डाल रहे जी हैं कि हम उनसे ज्यादा माल खरीदें। हाँ जी 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 वही करें। तो वो उससे हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है ना सर, जी हाँ। फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से। खासकर वो हमारे कृषि के मार्केट को कब्जा करना चाहते हैं। और कृषि में जी क्योंकि हमारी तो जो 45% वर्कफोर्स वहाँ है और बहुत सारे हम्म, किसान तो छोटे हैं, और वहाँ पे हमारे किसानों की आमदनी तो जो 2017-18 की रिपोर्ट आई थी उसमें तो दिखाया था कि 27 रुपए प्रति व्यक्ति जो कि वहाँ पे प्रतिदिन की जो आमदनी है एक किसान की। तो यानी कि वो तो गरीबी की रेखा के नीचे है। जबकि अमेरिका के जो एवरेज किसान है उसको तो $25,000 प्रति माह प्रति साल की सब्सिडी मिलती है, यानी कि उसको जो करीब 22-23 लाख रुपए की तो सब्सिडी मिल जाती है। तो उसकी आमदनी तो आधा करोड़ है। हमारे किसान तो 1-1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख कमाते हैं, तो कैसे खड़े होंगे। तो इसलिए, और उनकी सब्सिडी होने से उनका माल सस्ता यहाँ आ जाएगा, तो हमारे किसानों की आमदनी और गिर जाएगी, तो हमारी किसानी वो नहीं सह पाएगी। और बहुत सारी इंडस्ट्री भी हमारी जो है वो परेशानी में आ जाएगी काफी। अगर हम इस तरह से खोल देंगे। अच्छा ये आखिरी सवाल मेरा ये है कि वर्क फ्रॉम होम की जो बात की, अपील की थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो फौरन जो है तो उसको लब्बैक करते हुए यस मैन की तरह जो है हमारी जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि 6 महीने तक जो है वर्क फ्रॉम होम हो। ये कहाँ तक फिजिबल है? ये एक मजाक का मौजू है कि भाई पब्लिक, बहुत से जो डिपार्टमेंट ऐसे है कि वहां पर पब्लिक डीलिंग होती है, तो आप कैसा वर्क फ्रॉम होम करेंगे? कोई थोड़ी ये सॉफ्टवेयर का काम है, आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी वाला मामला है, तो ये तो आप पब्लिक डीलिंग का मामला है।
आप सही कह रहे हैं, ये तो एकदम से दिखाने की बात है। अगर देखिए हाँ प्रधानमंत्री का काफिला जो इतने बड़े कारों का होता था, अब 2 कारों में चल रहा है, तो क्या सिक्योरिटी जी अब कम हो गई है ना? जी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी तो कम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी जी कहना कि हम 2 कारों में अब जो कर लेंगे, तो पहले क्यों नहीं ये जी सोचा था कि भई हम सिक्योरिटी पूरी दे जी सकते हैं 2 कारों में? या अब कह रहे हैं कि अब हम सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो यानी कि ये तो सब जी दिखाने की बातें हैं, क्योंकि मेरा जी मानना है कि जो इस समय जो उनकी परेशानी है, वो इतनी ज़्यादा जी बढ़ गई है, और इसलिए बढ़ जी गई क्योंकि उन्होंने सही समय पे कदम नहीं लिया, 73 दिन बहुत लेट कर दिया। जी तो इसलिए अब ये सब दिखावा है, दिखाने की बात है कि जी कोई जो साइकिल पे आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई 2 जी कारों के काफ़िले में आ रहा है ना? और उसके पहले जैसे जी आपने कहा था कि बड़ी-बड़ी रैलियाँ कर ली, है ना? हज़ारों जी बसें जो है उसके लिए, रैलियों के लिए लोग को लाए, जी वगैरह-वगैरह। तो ये सब तो अभी मतलब एक तरह से दिखावा है, सीरियसनेस कम दिख रही है ना? जो सीरियसनेस अगर होती, तो आप तुरंत एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा देते, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एलआरएस को बंद कर देते। फिर आप जो एसेंशियल इनएसेंशियल है उसके बीच में डिस्टिंक्शन करके वो कर लेते, तो जो वो सीरियस चीजें होती। जी। आखिरी मुझे याद आ गया कि आप इकोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से रीड करते हैं। इंडिया के बारे में एक जो उसका यूएसपी था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बात की जाती थी कि नौजवान नस्ल है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा नौजवान नस्ल है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, यूथ से फ़ायदा उठाना चाहिए। उसमें जो है ये हुकूमत जो है नाकाम हो चुकी है। अब वो जो नौजवान नस्ल जो है वो कम होती चली जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से रीड करते हैं, बिल्कुल बेलाग अंदाज में, कोई उसके अंदर वो नहीं रखते हैं आप। देखिए, लीडर जो इकोनॉमिक जी, अगर हमें अपने नौजवानों को काम हम नहीं दे पाएंगे, तो कहाँ से उसका डिविडेंड मिलेगा? पहली जी, बात तो है कि बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा जी, बेरोजगारी तो 15 से 29 साल के बच्चों के बीच में है। दूसरी बात, उनकी जी, शिक्षा सही नहीं होगी, तो वो फिर क्या जी, कंट्रीब्यूट करेंगे? और जब असर की रिपोर्ट जो आती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो 2005 के से आ रही है, वो दिखाती है गांव के जो 50% जो बच्चे हैं स्कूलों में, 50% जो 5वीं जमात में और दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते। और मैंने तो देखा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए कि हमारे जो ट्रेनिंग है 95% बच्चों की, वो बहुत ही कमज़ोर है। तो जब ट्रेनिंग कमज़ोर होगी तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो बेरोजगारी और बुरी शिक्षा, इन दोनों के चलते हुए हमारी जो इंडस्ट्री है, वो कहती है कि हमारा यूथ तो अनएम्प्लॉयबल है, क्योंकि उसकी तो स्किल ही नहीं है। और जो स्किल मिशन भी अभी सरकार ने लॉन्च किया, वो भी एक तरह से कहा जाए तो खाना पूरी है, उसमें भी कुछ खास नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी कोई ट्रेनिंग खास नहीं हो रही। मेरा मानना है जब तक कि बुनियादी ट्रेनिंग बच्चों की ठीक नहीं होगी, तो स्किलिंग भी नहीं होगी। आप ऊपर से कितना भी चाहें, पर अगर वो बेसिकली जो उनके स्किल नहीं है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये तो हमारा डिजास्टर हो रहा है। ये डिविडेंड की जगह ये एक डिजास्टर हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो काम नहीं कर पा रहे, वो मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, उससे डिप्रेशन होता है और तरह तरह से परेशानी उनकी हो जाती है। तो इसलिए ये जो सारा हो रहा है, ये एक तरह से जो हमें करना चाहिए देश में, एक स्ट्रेटेजिकली शिक्षा को आगे बढ़ाएं, स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएं, रोजगार को आगे बढ़ाएं, ये सब हम कर नहीं रहे। हम जो ज्यादा से ज्यादा वो मतलब फर्जी चीजें कर लेते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ है, वो फ़ेल हो चुकी हैं हमारे मुल्क को माशी तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर जो है आगे ले जाने में। मैं यही आपका कन्क्लूज़न है ना सर? मेरा ये कहना है कि जो नीतियां सही हैं देश के लिए, वो नहीं अपनाई जा रही। जो जी, नीतियां अपनाई जा रही हैं, वो सिर्फ संगठित क्षेत्र के लिए और क्रोनीज के लिए अपनाई जा रही हैं, और उससे फिर हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे देश में 94% लोग जो असंगठित हैं और वो गरीब हैं। तो हमें जब तक उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो देश जो डेवलप नहीं करेगा। और सरकार ने कुछ गलत नीतियां जो अपनाई हैं, जैसे कि नोटबंदी कर दिया, गलत जीएसटी लगा दिया, उससे तो धक्का और लग गया हमारे यहाँ। तो इसलिए मेरा मानना है जी। कि जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया सालार से बात करने के लिए प्रोफ़ेसर अनूर कुमार साहब। आपने बहुत ही तफ़सील से जो है हर एक जो है एस्पेक्ट पर, जो है इकोनॉमी के हर एक एस्पेक्ट पर रोशनी डाली। हम आपके ममनून व मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्ते।